हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग पर। दोस्तों, रीट का हमारा सिलेबस चल रहा है और उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन हम कर रहे हैं। केमिस्ट्री जो यूनिट नंबर 4 है वो आपके सिलेबस में दी हुई है। तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं वो एक साथ मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। और एटम हम कर रहे थे, तो एटम की हमने पुरानी जो अवधारणाएं थी वो हमने कर ली थी। अब हम परमाणु संरचना की जो आधुनिक अवधारणाएं हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणाओं में पहली अवधारणा की बात करें तो वो है सोमरफील्ड का विस्तार। पहली है सोमरफील्ड का विस्तार। अब देखिए ये अवधारणा क्या है, सोमरफील्ड का विस्तार, ये अवधारणा क्या है। तो देखिए सोमरफील्ड ये वैज्ञानिक के नाम से ही है। सोमरफील्ड नाम का वैज्ञानिक था, इन्होंने ये दी थी। तो इन्होंने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्ष में तो चक्कर लगाते ही हैं, उसके साथ में दीर्घवर्ताकार कक्ष में भी चक्कर लगाते हैं। देखिए जैसे ये नाभिक है, ये नाभिक है, ठीक है। इसके चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं। तो सोमरफील्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं और इसके साथ साथ दीर्घवर्ताकार कक्ष में भी ये चक्कर लगाते हैं। तो देखिए वर्ताकार और दीर्घवर्ताकार का अगर हम अंतर देखें तो देखिए ये वर्ताकार होता है, राउंड शेप, और दीर्घवर्ताकार कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो ये है दीर्घवर्ताकार। तो लिख लीजिए, सोमरफील्ड के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष के साथ साथ दीर्घवर्ताकार कक्ष में भी चक्कर लगाते हैं। अब इन्होंने मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम जो संख्या है वो दो संख्याओं का योग होती है। इन्होंने क्या बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या है वो दो संख्याओं का योग होती है। ये इम्पोर्टेंट है। पहली बात इन्होंने क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्ताकार कक्ष के साथ साथ दीर्घवर्ताकार कक्ष में भी चक्कर लगाता रहता है। दूसरा इन्होंने बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो दो संख्याओं का योग होती है। कौन कौन सी? तो देखिए बात करें मुख्य क्वांटम संख्या की तो इसे n से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये किन दो संख्याओं का योग होती है? तो nr और n psi। ये देख लीजिए, ये आप लिख लीजिए, n बराबर nr प्लस n psi। अब देखिए ये क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या है यहाँ पे? मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या है यहाँ पे? तो ये है त्रिज्यीय क्वांटम संख्या, त्रिज्यीय क्वांटम संख्या। और ये क्या है? तो ये है द्विगंशीय क्वांटम संख्या। कौन सी है? द्विगंशीय क्वांटम संख्या। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो त्रिज्यीय क्वांटम संख्या और द्विगंशीय क्वांटम संख्या का योग होती है। मुख्य क्वांटम संख्या त्रिज्यीय क्वांटम संख्या और द्विगंशीय क्वांटम संख्या का योग होती है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्ष और दीर्घवर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, लेकिन वर्ताकार कक्ष की संख्या कितनी होती है? हमेशा एक होती है। और बाकी कितने होते हैं? सभी जो भी बाकी बचेंगे वो दीर्घवर्ताकार संख्या कक्ष होते हैं। इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी परमाणु के लिए n बराबर 5 है, n बराबर 5 है, तो इसके वर्ताकार व दीर्घवर्ताकार कक्ष की संख्या बताइए कितनी होगी। तो देखिए हमें हमेशा याद रखना है, नोट डाल के आप लिख लीजिए। नोट डाल के क्या लिखेंगे कि वर्ताकार
कक्ष की संख्या, वृत्ताकार कक्ष की संख्या सदैव 1 होती है। वृत्ताकार कक्ष की संख्या सदैव 1 होती है। शेष सभी दीर्घवृत्ताकार कक्ष होते हैं। शेष सभी दीर्घवृत्ताकार कक्ष होते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन से हम समझते हैं। अब इसमें हमें वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार कक्ष की संख्या पूछी है। तो देखिए बात करें हम वृत्ताकार कक्ष की संख्या, तो वृत्ताकार कक्ष हमेशा कितने होंगे? हमेशा एक ही होगा, एक ही होगा। शेष सभी दीर्घवृत्ताकार होंगे। तो दीर्घवृत्ताकार यहाँ पे क्या कितने होंगे? अब देखिए टोटल 5 हैं, n बराबर 5 है ना, तो दीर्घवृत्ताकार कितने होंगे? 5 - 1 बराबर 4। ठीक है, तो दीर्घवृत्ताकार कितने होंगे? यहाँ से 4 होंगे। एक वृत्ताकार होगा, शेष सभी दीर्घवृत्ताकार होंगे। अगर यहाँ पे जैसे 9 ले लें तो एक वृत्ताकार होगा, यहाँ पे 8 दीर्घवृत्ताकार हो जाएंगे। 10 ले लें तो 9 वृत्ताकार हो जाएगा, एक वृत्ताकार तो एक ही रहेगा, और दीर्घवृत्ताकार कितने हो जाएंगे? तो 9 दीर्घवृत्ताकार हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे n की संख्या जो भी है उनमें एक वृत्ताकार होगा, शेष सभी दीर्घवृत्ताकार होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए सोमरफेल्ड ने तो ये बातें बताई, 2-3 बातें बताई, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए प्रकाश की ड्यूल नेचर, प्रकाश की प्रकृति की हम बात करें तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश की प्रकृति ड्यूल होती है, द्वैत प्रकृति जिसको हम बोलते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। तो आप लिख लीजिए हेडिंग, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति। अब देखिए हम प्रकाश की प्रकृति की बात करें, हम प्रकाश की नेचर की बात करें तो ये क्या होती है? द्वैत होती है, या इसको हम बोल सकते हैं ड्यूल नेचर। ठीक है, द्वैत प्रकृति होती है प्रकाश की। अब देखिए द्वैत प्रकृति में कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले बताऊं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया? तो ये बताया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने ये बताया था। और कब बताया था? तो 1905 में इन्होंने ये बताया था। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया था। कब बताया? तो 1905 में इन्होंने बताया था। इन्होंने प्रकाश की प्रकृति के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? प्रकाश की प्रकृति के इन्होंने 2 प्रकार बताए। एक इन्होंने बताया तरंगीय, और दूसरा इन्होंने बताया कणीय। तरंगीय नेचर और एक कणीय नेचर। ठीक है, ये 2 प्रकार इन्होंने प्रकाश की प्रकृति के इन्होंने बताए, तरंगीय और कणीय। अब देखिए तरंगीय क्या होता है और कणीय क्या होता है? तो प्रकाश का गमन जो होता है, प्रकाश का गमन, प्रकाश का गमन, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन। देखिए दोस्तों, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया? तो आइंस्टीन ने बताया। कब बताया? 1905 में बताया। इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश की 2 प्रकार की प्रकृति होती है, कणीय और तरंगीय। तरंगीय प्रकृति देखिए कौन सी होती है? इन्होंने बताया कि प्रकाश है वो गमन करता है किसके रूप में? तरंग के रूप में। प्रकाश हमेशा गमन किसके रूप में करता है? तरंग के रूप में करता है। जैसे अगर प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आ रहा है, जब भी प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आ रहा होता है तो वो किस रूप में आ रहा होता है? तरंग के रूप में आ रहा होता है। तरंग के रूप में वो आ रहा होता है। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर प्रकाश जा रहा है तो वो तरंग के रूप में जाता है। तो प्रकाश का गमन है वो किसके रूप में होता है? प्रकाश का गमन तरंग के रूप में होता है। और देखिए कणीय प्रकृति क्या है? प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन। तो किसी भी सतह के द्वारा
कोई भी सतह है उसके द्वारा अगर प्रकाश का अवशोषण होता है या फिर उत्सर्जन होता है तो वो किसके रूप में होता है, वो कणों के रूप में होता है। और इन कणों को क्या कहा जाता है, इन कणों को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। फोटोन भी कह सकते हैं और क्वांटा भी इनको कह सकते हैं। प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे कणों के रूप में होता है जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति होती है, तरंगीय कणीय। तरंगीय प्रकृति से प्रकाश अवगमन करता है और कणीय जो प्रकृति होती है उससे प्रकाश है उसका अवशोषण किसी भी सतह के द्वारा या फिर उत्सर्जन होता है। अब देखिए फोटोन की ऊर्जा समीकरण इन्होंने दी, फोटोन की ऊर्जा समीकरण। अब देखिए मैं कुछ समीकरण यहाँ पे हमारे आगे आएंगी इस टॉपिक में, तो ये समीकरण है, ये आपको सारी याद करनी है। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, लगभग पूछा जाता है। तो देखिए फोटोन की ऊर्जा समीकरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले फोटोन की ऊर्जा समीकरण। फोटोन की ऊर्जा समीकरण क्या होती है, तो ये होती है E बराबर hv। ये फोटोन की ऊर्जा समीकरण होती है। E बराबर hv फोटोन की ऊर्जा समीकरण होती है। इसी एक नाम और देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, प्लांक समीकरण। इसे प्लांक समीकरण बोलते हैं। फोटोन की जो ऊर्जा समीकरण होती है वो E बराबर hv होती है और इसको प्लांक समीकरण भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे h जो है वो क्या है, तो h प्लांक स्थिरांक है। h यहाँ पे प्लांक स्थिरांक के रूप में काम करता है। और इसका मान कितना होता है, तो देखिए इसका मान होता है, h का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की पावर -27 अर्ग इंटू सेकेंड। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। एक ही बात है। यहाँ पे h हमने देख लिया क्या होता है, प्लांक स्थिरांक। बात करें हम v की, तो v क्या है, v होता है प्रकाश की आवर्ती। प्रकाश की आवर्ती। देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको फोटोन की ऊर्जा समीकरण याद रखनी है, प्लांक समीकरण इसका नाम होता है, ये आपको याद रखना है। h है प्लांक स्थिरांक है, इसका मान आपको ज़रूर याद रखना है। प्लांक स्थिरांक h का मान कितना होता है, 6.62 गुणा 10 की पावर -27 अर्ग इंटू सेकेंड। और अगर जूल में पूछ रहा है हमसे, जूल इंटू सेकेंड में पूछ रहा है, तो 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड ये होता है। v यहाँ पे क्या होता है, तो ये प्रकाश की आवर्ती होती है। क्लियर है। अब देखिए हमने फोटोन की ऊर्जा समीकरण या प्लांक समीकरण देख ली। अब हम आइंस्टीन समीकरण देखते हैं। आइंस्टीन समीकरण क्या होती है, ये समीकरण है, इनमें आपको पूछ लेंगे जैसे कि प्लांक समीकरण कौन सी है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उनमें से आपको देखना पड़ेगा कि प्लांक समीकरण कौन सी है, आइंस्टीन समीकरण कौन सी है। इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको जितनी भी समीकरण, ये 2-3 समीकरण है, ये आपको याद करनी है। तो हमारी प्लांक समीकरण हो गई है। अब आइंस्टीन समीकरण हम करते हैं। तो आइंस्टीन समीकरण कौन सी होती है, तो देखिए दोस्तों, आइंस्टीन समीकरण होती है E बराबर mc²। ये क्या है, ये आइंस्टीन समीकरण है। और यहाँ पे जो m है ये क्या होता है, ये द्रव्यमान होता है।
यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है। आइंस्टीन समीकरण देख ली, E बराबर mc² आइंस्टीन समीकरण होती है, m यहाँ पे द्रव्यमान होता है। अब देखिए हमने बात करी थी कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है और उसमें तरंगीय और कणीय प्रकृति होती है। तो हम देखेंगे कि तरंगीय प्रकृति दर्शाने वाली जो परिघटनाएं हैं या घटनाएं हैं वो कौन सी होती हैं और कणीय प्रकृति दर्शाने वाली घटनाएं कौन सी होती हैं। इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होता है, देखिए आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की तरंगीय नेचर को दर्शाती है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, परावर्तन, कॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका विकिरण। इस तरह से हमें 4 ऑप्शन दे देगा। तो हम कौन सा करेंगे, अगर तरंगीय प्रकृति है तो हम परावर्तन करेंगे। अब देखिए इसको समझते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश की तरंगीय प्रकृति दर्शाने वाली परिघटनाएं। प्रकाश की तरंगीय प्रकृति दर्शाने वाली परिघटनाएं। कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए कौन सी होती हैं, लिख लीजिए। परावर्तन, परावर्तन जो होता है वो प्रकाश की तरंगीय नेचर को दर्शाता है। अपवर्तन भी तरंगीय नेचर को दर्शाता है। प्रकीर्णन जो होता है प्रकाश का, प्रकीर्णन वो भी तरंगीय नेचर को दर्शाता है। व्यतिकरण जो होता है वो भी तरंगीय नेचर को दर्शाता है। और विवर्तन, ये देखिए ये सारी क्या है, प्रकाश की तरंगीय नेचर दर्शाने वाली परिघटनाएं हैं। अब हम बात करें प्रकाश की कणीय प्रकृति दर्शाने वाली परिघटनाएं, तो लिख लीजिए प्रकाश की कणीय प्रकृति दर्शाने वाली परिघटनाएं। तो देखिए ये कौन सी होती हैं, तो इनमें देखिए एक होता है कृष्णिका विकिरण। ऐसे ही लिख लीजिए, कृष्णिका विकिरण होती है। कृष्णिका विकिरण है वो कौन सी नेचर दर्शाती है, तो वो प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है। एक देखिए कॉम्पटन प्रभाव होता है, कॉम्पटन प्रभाव। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, पीईई भी लिख सकते हैं, पीईई भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो 3 हैं ये कैसी नेचर दर्शाते हैं प्रकाश की, तो ये कणीय नेचर को दर्शाते हैं। ये जो हैं ये कौन सी नेचर दर्शाते हैं, तो ये तरंगीय नेचर दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो हमें जैसे क्वेश्चन ये दे देगा कि प्रकाश की कणीय प्रकृति दर्शाने वाली परिघटना है। ऑप्शन में हमें 3 ये दे देगा, कोई भी एक इनमें से दे देगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश की कणीय प्रकृति दर्शाने वाली घटनाएं कौन सी हैं और कणीय तरंगीय प्रकृति दर्शाने वाली घटनाएं कौन सी हैं। क्लियर है इतना, आप ये लिख लीजिए साथ में। अब देखिए जो प्रकाश की जो ड्यूल नेचर थी, ये इसके बारे में बताया किसने था, तो 1905 में आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था। लेकिन इसको लागू किसने किया था,
तो लागू करने की बात आती है तो प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है इसको लुईस डी ब्रोगली नाम से एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इसको सबसे पहले लागू किया था। और इन्होंने किस पर लागू किया था तो लुईस डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति को छोटे छोटे कणों पर लागू किया था। जैसे इलेक्ट्रॉन है, छोटा कण होता है जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लागू किसने किया था? लुईस डी ब्रोगली ने किया था। किस पे किया था? तो छोटे छोटे कणों पर लागू किया था। इन्होंने बताया था कि जो छोटे छोटे कण जो होते हैं, लुईस डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति को छोटे छोटे कणों पर लागू किया था। और इन्होंने बताया था कि जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, उनकी भी तरंगीय और कणीय नेचर होती है, ये इन्होंने बताया था। और इन्होंने एक समीकरण दी थी जिसको डी ब्रोगली समीकरण बोला जाता है। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या है? देखिए, हमने अब तक 3 समीकरण देखे हैं दोस्तों, और तीनों हमें याद रखनी है। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने पहले देखी थी प्लांक समीकरण। प्लांक समीकरण क्या थी? तो देखिए, प्लांक समीकरण हमारी ये थी, ठीक है। ये हमारी प्लांक समीकरण थी। दूसरी हमने क्या देखी? दूसरी हमने आइंस्टीन समीकरण देखी थी। आइंस्टीन समीकरण हमने देखी थी। पहली प्लांक, दूसरी आइंस्टीन समीकरण हमने देखी थी। और ये क्या थी? तो ये थी mc²। ये हमारी आइंस्टीन समीकरण थी। अब हम कौन सी देख रहे हैं? अब हमें देखनी है डी ब्रोगली समीकरण। ब्रोगली समीकरण। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है। डी ब्रोगली समीकरण होती है लैम्डा बराबर H/mv। ये होती है डी ब्रोगली समीकरण। अब देखिए, इनको तीनों को आपको याद करना है। हमें एक पूछ लेगा कि निम्न में से आइंस्टीन समीकरण है, और हमें 3 ये दे दिए, एक और भी कुछ दे देगा, तो हमें क्या करना होगा आइंस्टीन समीकरण के लिए? ये हमारी आइंस्टीन समीकरण है। ये कौन सी है? डी ब्रोगली समीकरण है, और ये प्लांक समीकरण है। तो आपको इनको एक जगह लिख के याद कर लेना है, कैसे भी बस आपको याद कर लेना है। तो आज का हमारा जो हमने पढ़ा है कि एटम्स जो होती हैं, परमाणु जो होते हैं, उनकी संरचना की आधुनिक अवधारणाएं आज हमने करी हैं। और इसमें हमने पहली अवधारणा जो सोमरफील्ड का विस्तार है वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो दूसरी अवधारणा है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो होता है, ये हमारी दूसरी अवधारणा है। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इनको रिवाइज करते रहिए और अपनी स्टडी है उसको अच्छा बनाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बस, और क्या। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।